स्वागत है आप सभी का एविसी एकेडमी में। एविसी एकेडमी को ज्वाइन कर लेंगे, चुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट से जो आपको जवान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या आज का मोटिवेशनल कोट कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं संवरता, जीत का हौसला हमेशा रखिए क्योंकि एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो इस और जवान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते हुए आज के अपने जानदार शानदार सेशन का आगाज करता हूं। और लास्ट क्लास में पर्यायवाची वाला टॉपिक हमने समाप्त किया है। आज एक नवीन चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, अर्थात हमारा जो हिंदी व्याकरण है वहां से हम प्रारंभ स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो हेडिंग लिख लीजिएगा, हिंदी व्याकरण। पर्यायवाची शब्द हो गया है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यहां पर जो पहला शब्द लिखा है हिंदी। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब यहां पर एक शब्द है व्याकरण। अब चूंकि हमें हिंदी व्याकरण ही पढ़ना है तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए इस शब्द के बारे में। जैसे व्याकरण में सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पर यदि आपसे पूछा जाए इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होगा, शाब्दिक विच्छेद अर्थात व्याकरण जो शब्द है ये किन पदों के योग से मिलकर बना है। तो व्याकरण दो शब्दों के योग से बना है, वी है, एक और इसमें उपसर्ग आएगा आ, योग करण। तो मूल शब्द इसमें करण है और करण का मतलब है कारक भी आप पढ़ते हैं हिंदी में, कर्ता ने कर्मों को करण से, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल केस। करण का मतलब होता है साधन। तो वी आधन करण के योग से मिलकर बना है। और यहीं पर आपसे कोई पूछे शाब्दिक विच्छेद, तो हमने यहां पर बता दिया कि वी और आधन करण के योग से मिलकर बना है। और वहीं पर यदि हम इसके बात करें कि इसमें कौन सी संधि होगी, सेकेंड पॉइंट, व्याकरण शब्द में कौन सी संधि होगी बताइए, किसी को मालूम है यहां पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ है, गुण है, अयादि है, यण है या वृद्धि संधि, कौन सी संधि होगी व्याकरण शब्द में? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो जमाना गया है कि जब सिंपल आपसे पूछा जाएगा बताइए परोपकार का संधि विच्छेद क्या है, तो आप कहोगे पर धन उपकार बराबर परोपकार। ये वो कक्षा 6वीं 5वीं का विद्यार्थी भी करते आता है। आप चूंकि बड़े हो चुके, एग्जाम में किसी भी शब्द का आपसे संधि विच्छेद पूछा जा सकता है। जैसे व्याकरण का तो मैंने बता दिया, विधन आधन करण होता है, जब आपको पढ़ाएंगे, हालांकि संधि आप कह रहे थे आपका हो चुका है, हम जो आपको पढ़ाएंगे और बता देंगे इसका हमने विधन आकरण में ही क्यों इसे तोड़ा। और फिलहाल हम इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि व्याकरण में कौन सी संधि है। तो व्याकरण में यहां पर होगी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम, यहां पर कोई सपना आ रहा था कि भाई कोई जादू हो गया, क्या कारण है यहां पर हमने इसमें यण संधि लगाया? तो देखिए यण स्वर संधि को पहचानने का बहुत ही शानदार मैं आपको तरीका बता रहा हूं, होममेड ट्रिक, 0% साइड इफेक्ट, टोटल आयुर्वेदिक। कैसे आप पहचानेंगे रातों रात किसी भी शब्द में यण संधि कैसे है? तो यण संधि को पहचानने का तरीका है 1/2 वर्ण, 1/2 वर्ण प्लस या व रा, ये हमारे पास इतना सा फॉर्मूला है। दुनिया का कोई सा भी शब्द आपसे बन जाएगा, बस आपको यह मालूम होना चाहिए। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद भी होते हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो 1/2 वर्ण का मतलब है कि हमेशा यदि किसी भी शब्द में आधा वर्ण हो और उस आधे वर्ण के बाद या व रा, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ण आता है तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। जैसे यहां पर आप देखिएगा हमारे पास एक शब्द क्या है? व्याकरण। अब व्याकरण में आप देखेंगे, बताइए 1/2 मतलब आधा वर्ण क्या है यहाँ पर? वंशी का है। और वंशी के बाद या वारा, इन तीनों में से कौन सा वर्ण आ रहा है? या, मतलब यहां पर कौन सी संधि हो गई? यण स्वर संधि। ठीक इसी प्रकार बचपन में एक फेमस शब्द हमने खूब सुना है, स्वागत, और बोले स्वागत का संधि विच्छेद हमें रटा हुआ है, क्या होता है? सुधन आगत। तो यदि आपसे कोई पूछे भाई स्वागत में कौन सी संधि होगी, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बताइए 1/2 आधा वर्ण, यहां पर क्या है? स, और इस 1/2 वर्ण के बाद इन तीनों में से कोई एक आना चाहिए। जैसे अभी यह आ रहा था, इस बार क्या आ रहा है? व। इसका मतलब यहां पर भी कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। अच्छा एक शब्द मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर देख के रखा है
मात्राज्ञा मतलब माता की आज्ञा, मात्राज्ञा। क्या बताइए, मात्राज्ञा में यण संधि होगी अथवा नहीं होगी? मात्राज्ञा शब्द में यण संधि होगी अथवा नहीं होगी? होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? चलिए, अब आप कहेंगे सर इसमें तो यण संधि नहीं है, क्योंकि आपने तो कहा था यण संधि के लिए पहले तो हमेशा आधा वर्ण होना चाहिए और आधे वर्ण के बाद इन तीनों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। बड़े यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, बड़े ऐसा नहीं कि जो दिखाई नहीं दे वो वहां पर ऐसा नहीं होगा। अब यदि ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक हमने वर्ण का यूज किया है त्र, और त्र आप सब जानते हैं एक संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। आप सब जानते हैं यहाँ पर ये जो त्र है, ये जो त्र है किन दो वर्णों से मिलकर बनता है? आदा ता और र रस्सी का। अब लगाइएगा कॉन्सेप्ट, यदि त्र को हम लिख देते हैं यहाँ पर आदा ता प्लस र से मिलकर बनता है और आ की मात्रा लगा दी तो इसमें त्र आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आधा वर्ण यहाँ पर क्या है? ता, और आधे वर्ण के बाद इन तीनों में से कौन सा वर्ण है? र। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगी? यण संधि होगी। तो त्र के केस में हमेशा याद रखिएगा वो आधा वर्ण और र छिपा हुआ रहता है, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन या संयोजन से हमारे पास एक संयुक्त व्यंजन बनता है। कौन सा? त्र त्रिशूल। तो यण संधि का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जहां पर भी आधा वर्ण मिले और तीनों में से कोई सा भी एक वर्ण आएगा तो वहां पर यण स्वर संधि होती है। अब महत्वपूर्ण तो यह है कि सर हमने विध, आइए हमने यहाँ पर वि योग आधन करण लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इस व्याकरण शब्द का मतलब क्या है? तो तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ। तो यहां पर जो हमने तीन इसके विभाजन किए, विधन आधन करण, तो यहां पर इनका मतलब होता है भली भांति समझना या विश्लेषण करना। भली भांति समझना या विश्लेषण करना, यह मतलब होता है व्याकरण शब्द का। अभी सिर्फ हमने व्याकरण शब्द के अर्थ की बात की है। विश्लेषण करना, एनालिसिस करना या किसी भी चीज को भली भांति अच्छे से समझने का नाम ही क्या है? व्याकरण है। किंतु इस व्याकरण शब्द को यदि मैं पारिभाषिक रूप में बांधने का प्रयास करूं, मतलब यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, अब इसे हाउ वी डिफाइन ग्रामर, हम व्याकरण को डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी? व्याकरण किस चीज का नाम है? व्याकरण किसे कहा जाएगा? तो आप सब जानते हैं किसी भी विषय को समझने के लिए, किसी भी विषय को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए, लिखने के लिए हमें उस भाषा का नॉलेज या उस भाषा के व्याकरण का होना, व्याकरण के ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहता हूं तो हमें अंग्रेजी भाषा का व्याकरण आना चाहिए। यदि मैं आपको स्पेनिश, जर्मन या कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखाना चाह रहा हूं तो उसका ग्रामर आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण आपके लिए एक प्रकार का ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ है या एक ऐसी कृति है या एक ऐसी विधा है या एक ऐसी रचना है या ऐसी पुस्तक है जिससे आपको किन किन चीजों का ज्ञान मिलेगा। तो तीन चीजें ध्यान में रखना है। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, कृति है, विधा है, रचना या पुस्तक है जो किसी भी भाषा के तीन चीजें याद रखना है: शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध लेखन, इन तीनों का ज्ञान प्रदान करता हो। ऐसा ग्रंथ ही व्याकरण कहलाता है। क्या परिभाषा बनेगी? व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ, कृति, विधा या रचना या पुस्तक है जिससे हमें किसी भी भाषा, अब दुनिया की कोई भी भाषा हो सकती है, उस भाषा को यदि आप अच्छे से उच्चारित करना चाह रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन करना चाह रहे हैं, दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करना चाह रहे हैं या फिर अपनी लेखनी में आप उसे शामिल करना चाह रहे हैं, इन तीनों ही प्रकार की चीजों के ज्ञान को प्रदान करने वाला ग्रंथ, पुस्तक ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यह व्याकरण की परिभाषा है, जिसे फिलहाल हमें आपको यहाँ पर हिंदी समझा रहा हूं। हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अब बचपन में आपने देखा होगा हम हिंदी को पढ़ना कैसे सीखे हैं, हम उसका उच्चारण करेंगे, हम उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं, हम कैसे लिख रहे हैं। तो इसके लिए हमें बेसिक चीजें क ख
होगा, वाराखड़ी आपने सुना होगा, वहां से हमारी हिंदी की शुरुआत की जाती है और धीरे धीरे आपको सिखाया जाता है। इसी प्रकार जब आपने देखा होगा, जब स्कूल में आप पहले टाइम जाते थे तो मेड आपको लिखना नहीं आता था, मम्मी या पापा या स्कूल में टीचर आपको लिखकर आपका पेन पकड़ती थी और लिखवाती थी। कई बच्चों को मजा आता, मैडम ने हाथ पकड़ा बोले वो जानबूझ के फिर गलत लिखे, वो सही भी लिख रहे, बोले नहीं बन रहा मैडम, आप बताइए मैडम, हाथ पे ऐसा करो। ठीक, नहीं नहीं, एक्सपीरियंस वाली बात नहीं। देखिए एक चीज महत्वपूर्ण आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि आपने किसी चीज को जिया है या करा है तभी उसका आपको ज्ञान है। मैंने अपने जीवन में कभी भी स्मोकिंग नहीं की, कभी भी धूम्रपान नहीं, कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पिया, तो क्या मुझे ये नहीं मालूम सिगरेट ऐसे पीते हैं, ऐसे? तो उसके लिए पी के देखूंगा तभी थोड़ी ना पता चलेगा भाई। चलिए ठीक है, तो यहां पर हमने ये सारी चीजें बता दी। अब यहां पर पांचवा बिंदु हम लिख रहे हैं, व्याकरण, व्याकरण या भाषा के अंग, भाषा या व्याकरण के अंग। अब इसका क्या मतलब है? इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रामर या इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज। यदि आपसे पूछे व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण या भाषा के कितने भाग होते हैं, किसी को मालूम है व्याकरण के कितने अंग होंगे या भाषा के कितने अंग होते हैं? कौन बताएगा? जो भी बताएगा उससे क्वेश्चन और पूछेंगे। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा व्याकरण के तीन ही भेद या प्रकार होते हैं, व्याकरण के तीन अंग होते हैं। और वो तीन अंग कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले यहां पर होगा वर्ण, दूसरा होगा शब्द और तीसरा क्या होगा? वाक्य। तो इसका कहने का मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में जितने भी चैप्टर क्यों ना जोड़ दिए जाएं, आप उपसर्ग पढ़ें, रस पढ़ें, रस, अलंकार, संधि, समास, सब कुछ पढ़ें, मूल रूप से वास्तविकता यही है कि हमारा समस्त हिंदी व्याकरण तीन भागों में वर्गीकृत है। वह तीन भाग कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द या वाक्य। अरे आप खुद ही समझिए ना, मैं आपको हिंदी का कोई भी यदि चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कोई भी अध्याय पढ़ा रहा हूं, या तो वो किस रूप में रहेगा? वर्ण के रूप में यदि वर्णमाला पढ़ा रहा हूं, या फिर किस रूप में रहेगा? शब्द के रूप में, या तो किस रूप में रहेगा? वाक्य में। इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण के तीन ही अंग माने जाते हैं या भाषा के तीन अंग माने जाते हैं, जो कि है वर्ण, शब्द और वाक्य। अब यहां भी लिखने की आवश्यकता नहीं, बाद में फोटो वगैरह ले लीजिए क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप फिर लिख रहे हो, फिर इधर देख रहे हो, समझने पर आपका प्रयास होना चाहिए, बाद में लिख ले, आपको समय मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो समस्त हिंदी व्याकरण के कितने अंग हो गए? वर्ण, शब्द और वाक्य। क्या क्या चीज? छंद? नहीं, छंद तो काव्य शास्त्र का हिस्सा है। काव्य शास्त्र के जो तीन अंग होते हैं जिसमें रस, छंद, अलंकार आते हैं, उसकी चर्चा हम बात करेंगे। मैं आपसे काव्य शास्त्र के अंग नहीं पूछ रहा हूं, मैं संपूर्ण व्याकरण या भाषा के अंग पूछ रहा हूं जिससे समस्त हिंदी व्याकरण मिलकर बनी है। तो वो तीन ही अंग होते हैं, एक होगा वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। अब वर्ण और शब्द और वाक्य से यहां से भी देखिए सवाल उठता है कि वाक्य किससे मिलकर बनेगा। तो आप सब भली भांति समझते हैं, एक वाक्य की रचना किससे मिलकर होगी? शब्द से। वाक्य किससे मिलकर बनता है? शब्द से। और शब्द किससे मिलकर बनेगा? वर्ण से। तो फिर बात आती है, वर्ण किससे मिलकर बनेगा? कोई बता सकता है? वाक्य शब्द से मिलकर बना है, और यदि शब्द वर्ण से मिलकर बना है तो वर्ण किससे मिलकर बना है? अक्षर से। अच्छा, अभी आपको यह भी बताएंगे, कई लोगों को तो यही कंफ्यूजन है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। कई लोग वर्ण को भी वर्ण अक्षर मान लेते हैं और अक्षर भी बोले वर्ण है। ठीक है, मैडम को उठा दो, थोड़ा नींद आ गई क्या मैडम? नहीं आ रही, मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत प्यारी से सो रही हैं आप। तो वर्ण, शब्द और वाक्य, तो यहां पर याद रखिएगा वर्ण, वर्ण किससे मिलकर बनता है? तो वर्ण मिलकर बनता है ध्वनि से, अर्थात आवाज या साउंड। अर्थात
हम अपने मुख से जितने भी प्रकार की आवाजें निकाल रहे हैं वो सारी की सारी क्या है? ध्वनि। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाषा का जो मौखिक रूप होता है वह क्या होगा? ध्वनि। ठीक है, मैंने आपसे कहा का, मैंने कहा माँ, मैंने कहा रा, मैंने कहा सा, ये सारी की सारी आवाजें या साउंड जो मेरे मुख से उच्चारित हो रही हैं, ये समस्त प्रकार की आवाजें किसके अंतर्गत समाहित की जाती हैं? ध्वनि के अंदर। मतलब ध्वनि हम ये कह सकते हैं भाषा की मौखिक इकाई होती है, क्योंकि ओरली बोली जाती है। किंतु जब इस ध्वनि का मैं लिखित रूप दे दूं, मतलब अभी मैं जिन वर्णों, जिन आवाजों को बोल रहा था, यदि उन्हें एक रिटन फॉर्मेट दे दी जाए, उन्हें एक लिखित रूप दे दिया जाए, तो यहां पर यदि ध्वनि को लिखित रूप की हम बात करें, ध्वनि के लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप, अर्थात अभी हम जिन ध्वनियों को उच्चारित करें थे मैंने आपको लिखकर बता दिया, का, रा, हा या ला। तो जैसे ही किसी ध्वनि को लिखा जाता है या फिर हम ये कहें ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। जब तक आप उसमें उच्चारित करेंगे वो समस्त प्रकार की आवाजें ध्वनियां मानी जाएंगी, और जब किसी ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो वह क्या कहलाने लगता है? वर्ण कहलाने लगता है। तो एक तो नॉर्मल सी परिभाषा वर्ण की यह होती है कि ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण। या फिर यदि आप इसे और बेल्टन तरीके से डिफाइन करना चाह रहे हैं तो ये कह सकते हैं वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बताइए क्या इनका आगे विभाजन किया जा सकता है? क्या नहीं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं वर्ण भाषा की एक ऐसी इकाई है, भाषा की न्यूनतम इकाई है जिसके आगे और विभाजन नहीं किए जा सकते। ये तो हमने यहां पर बात कर ली किसकी? वर्ण की। ठीक है, अब यहां पर भी आपको जो कंफ्यूजन हो रही थी सर ये अक्षर क्या है? ठीक है, अक्षर क्या है वह देखिएगा। अक्षर होता क्या है? तो यहां पर उस ध्यान को आप समझिएगा, इस अक्षर में मूल शब्द है यहां पर क्षर। ठीक है, और क्षर का मतलब आपने सुना है क्षरण। क्षर का मतलब क्या होता है? घटना, डिक्रीज होना, या उसमें विनाश होना, या उसमें कमी होना। तो क्षर का मतलब होता है परिवर्तनीय, परिवर्तनीय या कमी होना या विनाश होना। आपने साइंस, सोशल साइंस में कई बार पढ़ा है कि दिन पर दिन मृदा का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। तो क्षरण का मतलब विनाश हो रहा है, उसमें कमी हो रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। किंतु जैसे हमने यहां पर इस क्षर शब्द में बताइए कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया है? आ। आप खुद ही देखिए ना, रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको अभी पता चल जाएगा कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है। तो जैसे हमने क्षर में आ उपसर्ग जोड़ा, और आपको मैंने एक बात कई बार बताई है, आज अंतिम बार बता रहा हूं, अंतिम बार के बाद जो बार आता है उस बार से बता रहा हूं कि यहां पर अ उपसर्ग का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में किया जाता है, अर्थात नहीं के अर्थ में किया जाता है। जब भी आप किसी शब्द में अ उपसर्ग लगा देते हैं, अ उपसर्ग का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है, अर्थात अब अक्षर का मतलब क्या हो गया? जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें कमी ना हो, या जिसमें विनाश ना हो। ऐसी जो उच्चारित ध्वनियां होती हैं वो अक्षर कहलाती हैं। मतलब परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं हमारे मुख से उच्चारित वह ध्वनियां, हमारे मुख से उच्चारित वह ध्वनियां जो एक ही प्रवाह में बोली जाती हैं, या बोलते वक्त उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती, उनमें किसी प्रकार का विनाश नहीं होता, ऐसी ध्वनियां ही अक्षर कहलाती हैं। अब उदाहरण से और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप हमने यहां पर एक शब्द लिखा है सीता। अब एग्जाम में पूछा जाता, कोई भी शब्द आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और आपसे यह पूछा जाएगा सीता शब्द में वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं। तो सबसे पहले बताइए, जब सीता को आप प्रोनाउंस करेंगे, सीता को उच्चारण करेंगे, तो आप एक ही प्रवाह में से बोलेंगे सीता, या फिर ऐसा बोलेंगे सीता।
ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा था एक ही प्रवाह में बिना परिवर्तन के, बिना कमी हुए या बिना विनाश के एक ही सांस में बोली गई जो ध्वनियां होती है वो अक्षर कहलाती है। यदि आप सीता शब्द में अक्षरों की बात करें तो यहां पर कितने अक्षर हैं? इसमें दो। कौन कौन से? यहां पर दो अक्षर हैं, सी है और दूसरा आपने क्या बोला है? ता। तो अक्षर कितने हो गए? दो। अब यदि आपसे इसी शब्द में पूछे जाएं कि वर्ण कितने होंगे, और वर्ण के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले ही कहा है, अरे भाई वर्ण तो भाषा की वह न्यूनतम या सबसे छोटी इकाई होती है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके आगे विभाजन नहीं किए जा सकते। क्या बताइए, सी और ता इन दोनों अक्षरों को आगे आप विभाजित कर सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। इनके अंदर क्या छिपा हुआ है? स्वर। यदि आप इनका विच्छेद करेंगे तो आप स में हलंत लगाएंगे और कौन सा स्वर बाहर निकलेगा? यहाँ पर बड़ी की मात्रा, प्लस ता को यहाँ पर स्वर रहित करेंगे और कौन सा स्वर बाहर आएगा? आ। हाँ, क्या बताइए, अब इससे ज्यादा आगे इनको तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं। और यही तो वर्ण की परिभाषा कहती है कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका मतलब यहां पर सीता शब्द में अक्षर तो दो थे और वर्ण यहां पर कितने थे? चार। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्ण और अक्षर दोनों में क्या अंतर होता है। जिसका आगे विभाजन नहीं होगा वही वर्ण होगा। यहां पर सी और ता का आगे विभाजन कर दिया, इस कारण ये अक्षर कहलाए, और ये इनका आगे विभाजन नहीं हो सकता, इसलिए क्या कहलाए? वर्ण कहलाए। तो वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। अब बात करेंगे यहां पर शब्द को लेकर। शब्द किसे कहा जाएगा? शब्द की क्या परिभाषा होगी? तो नॉर्मल समझने के तौर पर मैंने आपसे कह दिया था कि शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्णों से। तो क्या बताइए, दुनिया के किसी भी प्रकार के वर्णों को उठाकर यदि हम मिला दें, उनका योग कर दें, तो क्या शब्द बनेगा? क्या नहीं। मतलब अभी हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर तीन वर्ण लिए, मैंने एक का लिया, एक मा है और एक ला है। बताइए इन तीन वर्णों से हम सार्थक शब्द कौन कौन से बना सकते हैं जो मीनिंगफुल होंगे इन द प्लेस ऑफ मीनिंगलेस? मतलब अर्थ रहित नहीं होना चाहिए, अर्थ सहित होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर का, मा और ला से सार्थक शब्द, यहां पर सार्थक शब्द कौन कौन से बनेंगे? तो एक तो यही बन जाएगा, क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्या कमल का अपना कोई निश्चित अर्थ है क्या? बिल्कुल है, लोटस या फूल का नाम है। दूसरा सार्थक शब्द यहां पर क्या हो सकता है? कलम हो सकता है। ये दोनों सार्थक है क्योंकि इनका अपना एक निश्चित अर्थ है। किंतु यदि बताइए इन्हीं तीनों को उठाकर यदि मैं लिख दूं मकल, या फिर मैं कह दूं लमक, क्या बोल दूं? लमक। अब क्या बताइए, मकल और लमक का अपना कोई निश्चित अर्थ है क्या? नहीं। इसका मतलब ये सार्थक शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द हो गए। दो प्रकार के शब्द होते हैं हिंदी में। सार्थक का मतलब है अर्थ सहित और निरर्थक का मतलब होता है अर्थ रहित, मतलब मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। तो फिर वास्तव में शब्द की जो परिभाषा होगी क्या कि वर्णों के सार्थक योग को ही क्या कहा जाएगा? शब्द। हम वर्णों का योग तो करेंगे किंतु वर्णों का एक ऐसा योग होना चाहिए कि उससे बनने वाली जो इकाई है उसका अपने आप में क्या निकले? अर्थ निकले। तो वास्तव में इसकी जो परिभाषा होगी शब्द की, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि भाई वर्णों के योग को शब्द कहा जाएगा। परिभाषा ये कहेगी वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक का मतलब है मतलब निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। और शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए, मतलब गोली और बोली सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि बोल अमोलक बोल हैं। बोल सके तो बोल, पहले भीतर तोल के फिर मुख बाहर खोल। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। अब आगे चलते हैं हम वाक्य की ओर। तीसरी इकाई हमारे पास वाक्य। चलिए अब वाक्य की बात करें तो नॉर्मल सी वही परिभाषा हमें दिखाई दे रही है कि वाक्य किससे मिलकर बनेगा? शब्दों से। यहां पर भी वही बात आ जाती है। क्या दुनिया के किसी भी प्रकार के शब्दों को आप मिला दो तो वाक्य बनेगा क्या? नहीं। यदि मैं आपसे कहूं देखा तो तुझे जाना सनम,
लो ना, मिला दिया ना, गाना है ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो यहां पर आपने शब्दों का योग तो किया है, शब्दों का एक समूह तो बनाया है, बट एक ऐसा समूह बनाया है कि जिससे बनने वाली इकाई का अपना एक निश्चित अर्थ निकलता है। तो यहां पर भी परिभाषा बनेगी कि शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। हम शब्दों का योग तो करेंगे, बट एक ऐसा योग होना चाहिए जिससे बनने वाली इकाई का अपना कोई मतलब निकले। यदि मैं आपसे कहता क्रिकेट है खेलता सोनू, तो यहां पर कोई अर्थ निकल रहा है क्या प्रॉपर तरीके से? नहीं। वास्तव में आपको बोलना पड़ेगा, जैसे उदाहरण, सोनू क्रिकेट खेलता है, या सीता फूल तोड़ती है। कोई दिल तोड़ता है, सीता फूल तोड़ रही, अच्छी बात। सीता प्लक्स अ फ्लावर, सीता फूल तोड़ती है, ठीक है। अब यहीं पर यदि मैंने शब्दों को आगे पीछे लिख देता है, तोड़ती फूल सीता, तो यहां पर मजा नहीं आता। तो शब्दों का जो योग करेंगे, समूह बनाएंगे, वो सार्थक होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार शब्दों को, वर्णों का आप जो समूह बनाएंगे वो सार्थक होना चाहिए, क्योंकि सार्थक इकाई ही शब्द कहलाएगी, और सार्थक इकाई क्या कहलाएगी? वाक्य कहलाएगी। तो वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, तीनों ही चीजें आप समझ गए होंगे। अब इसके अलावा यहीं पर 10 रुपए का नोट लगा करो, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। इसी के अलावा हमारे पास अभी मैंने वाक्य कहा है, एक होगा वाक्यांश। वाक्यांश बताइए, वाक्यांश किसे कहा जाएगा? तो आप इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? दीर्घ स्वर संधि है, वाक्य धन अंश, वाक्य धन अंश। और वाक्य मैंने अभी आपको बताया है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। और अंश का मतलब क्या होता है? टुकड़ा या पार्ट। मतलब वाक्य के आधे टुकड़े को, वाक्य के आधे हिस्से को ही क्या कहा जाएगा? वाक्यांश कहा जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, और यहां पे रुक जाऊं, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, क्या ये अपने आप में पूरा वाक्य है क्या? नहीं, क्योंकि वाक्य तो ऐसा होगा कि जिससे संपूर्ण अर्थ का बोध हो। किंतु हाँ, इसी के आगे मैं आपको और कह दूं, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती, यदि वो मुझे ब्लॉक नहीं करता तो मुझसे मैसेज करती। समझ रही मैडम आप? तो यहां पर कहने का मतलब है वाक्य के आधे भाग अथवा टुकड़े को ही यहां पर वाक्यांश के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण हमने लिख दिया, यदि शिक्षक आते, और यहां पर आपने डैश डैश कर दिया, मतलब ये वाक्यांश है। और यदि आपको पूरा वाक्य बनाना है तो हम आगे लिख देते, यदि शिक्षक आके तो पढ़ा देते। ठीक इसी प्रकार, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तुम्हारे सितारे बिछाते। एक गाना था ना आपका, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर पर ये बस। तो यहां पर क्या होगा? अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी, और यहीं पर हम इसे छोड़ दें तो ये अधूरा है, क्योंकि आधा भाग है। और यदि पूरा वाक्य बनाना तो हम ये कह सकते हैं, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यदि परिश्रम करोगे या मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें वाक्यांश आप समझ गए। वाक्य के आधे हिस्से को वाक्यांश कहा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर समझने योग्य, जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर, पद किसे कहा जाएगा? ये भी कई बार पूछा जाता है, पद या फ्रेज अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, पद किसे कहा जाएगा? देखिए, जब तक कोई शब्द अकेला लिखा हुआ है वह अपने आप में शब्द ही कहलाएगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया मोहन, मैंने आपसे कह दिया ताजमहल, मैंने आपसे कह दिया इंदौर, मैंने आपसे कह दिया सैफल। तो जब तक कोई शब्द अकेला है, अलोन है, तब तक ही वह शब्द कहलाएगा। और जैसे ही किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ मोहन लिखा, तो मोहन हमारे लिए अभी सिर्फ शब्द है। और जब मोहन का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाए और वहां पर उस शब्द को, उस वाक्य में एक व्याकरणिक रूप मिल जाए, तो वह शब्द शब्द न रहकर उस वाक्य में पद कहलाने लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं परिभाषा कि वाक्य में प्रयुक्त इकाई या शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही फ्रेश कहलाता है या पद कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो एक सीरियल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इतने सालों पीढ़ियों से सीरियल चल रहा है, उनको यही पता नहीं चला अभी तक ये रिश्ता क्या कहलाता है।
वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे मोहन अकेला लिखा हुआ है तो मोहन अभी सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, किंतु मोहन का प्रयोग यदि मैं एक सेंटेंस में कर दूं, जैसे हमने लिख दिया मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन अखबार। अखबार को क्यों अखबार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आंखों से बार बार पढ़ा जाता है, इसलिए बोलते हैं अखबार। तो मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन रीड्स न्यूज़पेपर। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे जब तक मैंने मोहन को अकेला लिखा तब वह शब्द था। अब जैसे ही मोहन को हमने इस वाक्य में प्रयुक्त कर दिया तो मोहन जो शब्द है इसे एक व्याकरणिक रूप मिल गया, मतलब व्याकरण में इसका एक नाम हो चुका है। कैसे हो चुका है बताइए? यहां पर क्रिया क्या है? पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना। और हमेशा याद रखेंगे यदि वाक्य में क्रिया है, यदि क्रिया हो रही है तो करने वाला भी होगा। यदि शादी में दुल्हा है तो डेफिनेटली दुल्हन भी होगी। कभी आपने देखा बोले बारात जा रहे, बोले दूल्हा कहां? बोले घर है, बिन दूल्हे की बारात। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो यदि वाक्य में क्रिया हो रही है मतलब करने वाला भी होगा, और क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता या सब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं। क्रिया को करने वाला क्या कहलाएगा? कर्ता। और ये कर्ता क्या कर रहा है? क्या पढ़ता है? अखबार। मतलब ये कर्म है, क्योंकि क्रिया अपना प्रभाव जिस भी ऑब्जेक्ट पर डालती है वो बेसिकली कर्म कहलाता है। कर्म होता क्या है कि जो एक्चुअली में मोहन के द्वारा किस प्रकार की क्रिया की जा रही है, वो क्या कर रहा है? बोले अखबार पढ़ता है। तो क्रिया अपना प्रभाव जिस भी वस्तु या व्यक्ति पर डालती है उससे कर्म कहते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं एक वाक्य की रचना तीन ही चीजों से तो होती है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। भाई तो मैंने हिंदी में लिख दिया कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अब मोहन को इस वाक्य में एक व्याकरणिक रूप मिल गया है, मोहन क्या बन चुका है यहाँ पर? कर्ता। और यही मैं कह रहा था कि किसी शब्द का यदि वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए और उस शब्द को उस वाक्य में एक यदि व्याकरणिक की दृष्टिकोण से यदि नाम मिल जाता है, जैसे मोहन अब यहां पर कर्ता का काम करने लगा है, इसलिए हमने शॉर्ट में परिभाषा लिख दी कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो आई होप यहां पर इससे पहले हमने आपको जो समझाया था वर्ण, शब्द, वाक्य, वाक्यांश और पद क्या होता है। अब इन वर्ण, शब्द और वाक्य से साथ में आपको सबसे शानदार पॉइंट लिखा रहा हूं। वो सातों पॉइंट शादी के साथ बचनों की भांति, सात फेरों की भांति कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और विद्यार्थियों को कई बार उसमें कंफ्यूजन होती है। जैसे वो सात सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, देखिए सीधे एग्जाम में छपेंगे। सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछे मौखिक रूप से, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, तो अभी आपको हमने बताया हम जब तक किसी प्रकार की चीजों को उच्चारित कर रहे हैं वो सब किस में मानी जाएगी? ध्वनि में। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, आंसर यहां पर क्या आने वाला है? ध्वनि या आवाज या साउंड। ठीक है, किंतु यहीं पर एग्जामिनर अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दे और यह आपसे कह दे तो ये पहला फेरा था, देखिए दूसरा फेरा क्या आने वाला है? 7 फेरे भाई। अगला यहां पर मौखिक के स्थान पर अब उसने लिख दिया लिखित। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो हम जानते हैं जब तक आप बोल रहे हैं तब तक ध्वनि है, और जैसे ध्वनि को एक रिटन फॉर्मेट दिया जाता है तो वह ध्वनि किस में बदल जाती है? वर्ण में बदल जाती है। अर्थात लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण। अब यहां तक तो आपने आसानी से बताया। अब मजा तो तब आता है जब एग्जामिनर आपको मेंशन ही नहीं करे कि ना तो वो मौखिक रूप से पूछ रहा है ना तो लिखित रूप से पूछ रहा है, और सिंपल फिर आपसे पूछे तीसरे नंबर पर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। और यदि ऑप्शन में, ध्यान से पहले ऑप्शन देख लें, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपके कान के फ्यूज ठीक कर रहे हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन में दे दिया उसने, एक ऑप्शन है ध्वनि, एक ऑप्शन उसने दे दिया है वर्ण, एक ऑप्शन दे दिया है दोनों, एक और व दो दोनों, तीसरा ऑप्शन आप उसने दे दिया है अक्षर, और एक हमने चौथा मान लिया, पांचवा जो भी है आपका शब्द, या इनमें से कोई नहीं जो भी रहे, ठीक, या नन ऑफ दिस। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा।
मौखिक और लिखित दोनों ही प्रकार से जब एग्जामिनर मेंशन नहीं करेगा तो हम भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या ध्वनि मानेंगे, क्या वर्ण मानेंगे, या दोनों ही मानेंगे, या अक्षर होगी या शब्द होगी, या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए। जब मेंशन नहीं करेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑरली पूछ रहा है या रिटन फॉर्मेट में पूछ रहा है, तो हम भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे मानेंगे? चलिए, कितने लोग बोल रहे हैं इसका आंसर ध्वनि होगा? महेंद्र सिंह धोनी कितने लोग बोल रहे हैं? आप अकेले? कोई दुनिया आप पर विश्वास नहीं कर रही? चलिए, वर्ण कितने लोग बोल रहे हैं? इसमें तो कोई भी नहीं है। दोनों? चलिए, दोनों में कुछ लोग हैं। क्यों, ये बाकी लोग किधर है? अपोजिशन पार्टी किसी में नहीं। अब देखिए, कई बार मैंने देखा है किताबों में भी लिख दिया जाता है इसका आंसर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैं आपको जो भी आंसर बताऊंगा फलानी वगैरह जो भी है, बट मैं और पढ़ाने वाले ही पढ़ा देते हैं, बोले वो रट लो, वो तो यही होता है, ऐसे कैसे होता है? कारण जानो। यदि जब आपसे मौखिक लिखित दोनों ही प्रकार से ना दे और सिंपल आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वहां पर आंसर लिखना है वर्ण। ये चीज किताबों में भी लिखी रहती है, बट कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जनरली मैंने देखा है। अब आपको महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि सर आपने भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही क्यों नहीं मानी, वर्ण ही क्यों मानी? ध्वनि भी हो सकता था, अक्षर भी हो सकता था, या दोनों भी हो सकता। तो भैया बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे में सामने वालों को आपको मुंह तोड़ जवाब देना है, अरे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही इसलिए होगी क्योंकि आपने सर पहले ही तो बताया है क्या कि समस्त हिंदी व्याकरण के 3 ही अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, और वर्ण शब्द वाक्य में सबसे छोटा कौन? वर्ण। तो आंसर वर्ण आएगा। रटने क्या, आप इसको लूसेंट की किताब है, जिस भी किताब से हिंदी पढ़ते हैं उस पर लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, या किसी किताब में बाई मिस्टेक ध्वनि दे दिया, बट कारण नहीं है। पढ़ाने वाले पढ़ा देते वो तो होता है, बोले होता है, बट वास्तव में ये नहीं मालूम होता है। पहले ही बता दिया जाता है हम जो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं या तो वर्ण रूप में होगा, या शब्द रूप में होगा, या वाक्य रूप में होगा, क्योंकि उच्चारित ध्वनियां तो भैया उच्चारित जो आवाजें होती वो ध्वनियां कहलाती हैं, उसका मूल रूप से व्याकरण इसको लेना देना ही नहीं है। तो वर्ण, शब्द और वाक्य, इन 3 चीजों से भाषा या व्याकरण मिलकर बनी है, इसलिए यहां पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण। ये था तीसरा पहरा, भी और मजा आने वाला। देखो चौथे नंबर पर अब यदि आपसे क्या पूछ ले, अर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर भाषा या व्याकरण की कुल इकाइयां, भाषा की इकाइयां, हाउ मेनी यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग? अब बताइएगा आंसर। अर्थ के आधार पर भाषा की कुल कितनी इकाइयां होंगी? कौन कौन सी? शब्द और वाक्य। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब जानते हैं, अरे भाई कुल मिलाकर कुल इकाइयां कितनी होती हैं? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। और यहां पर मेंशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। और अर्थ के आधार पर आप सब जानते हैं वर्णों का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। मैंने आपसे बोल दिया मां, आप नहीं जान सकते कि मां से मैं क्या बोलने वाला हूं, हा से क्या बोलने वाला हूं। तो वर्णों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। यदि अर्थ निकलता है तो वह सिर्फ और सिर्फ किसका? शब्द और वाक्य। तो इसका आंसर यहां पर आएगा सदैव 2। और वह 2 इकाइयां कौन कौन सी होगी? शब्द और वाक्य। अर्थ या तो वाक्य का निकलता है या शब्द, अर्थ वाक्य का निकलेगा या शब्द का निकलेगा। ठीक है, चौथे नंबर पे होगा। 5वें नंबर पे अब यदि आपसे यह पूछ ले, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये ऐसे पॉइंट है किसी किताब में आपको एक साथ नहीं मिलेंगे इतने पॉइंट। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई या यूनिट, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा? शब्द आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं सर अर्थ के आधार पर आपने 2 ही इकाइयां बताई हैं, शब्द और वाक्य, और इन दोनों में सबसे छोटा कौन? शब्द। तो यहां पर इसका आंसर क्या जाएगा? शब्द। ठीक है, सेकेंड लास्ट पॉइंट, 6वें नंबर का देखा, फेरा लीजिएगा। 6वें नंबर का पॉइंट यहां पर क्या आएगा? अब यदि आपको मेंशन कर दे भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब इसमें विद्यार्थी और कंफ्यूज हो जाते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब बताइए यहां पर आंसर क्या आने वाला है? भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वाक्य। पक्का? कसम से?
बताए, सोच समझ के आंसर दे। अब यहां पर देखिए कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हमने यहां पर एग्जामिनर एक शब्द कह देता है क्या, सबसे छोटी इकाई, और बच्चा फिर वही सबसे छोटी इकाई ढूंढने लग जाता है कि वर्ण शब्द और वाक्य में सबसे छोटी इकाई क्या है। अरे वो सबसे छोटी कहे, मध्यम कहे, न्यूनतम कहे, बड़ी कहे, कुछ भी कहे। आप स्टार्टिंग में देखो ना, मैं आपको भी जितने भी आंसर आप दे रहे हैं स्टार्टिंग में इसी को मान के देख रहे हैं ना आप। स्टार्टिंग में क्या देख रहे हैं, ये तो देखते हैं ना। तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, भाव या भावार्थ के आधार पर। बताइए संपूर्ण भाव या संपूर्ण भावार्थ वर्ण में होगा, शब्द में होगा कि वाक्य में होगा? वाक्य में होगा। क्यों? मैंने आपसे कहा मोर, क्या बताइए मोर से संपूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है क्या? नहीं। किंतु हाँ, अब मैं आपसे कह दूं कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो अब इससे संपूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है। मैंने आपसे कह दिया नरेंद्र मोदी, भाई और बहनों, तो नरेंद्र मोदी यहां पर सिर्फ एक शब्द है, संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। मैं नहीं बताने वाला कि नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, कौन है, क्या है, किंतु आगे हमने आपको बता दिया कि नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो अब यहां से संपूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है। तो यहां पर इसको यहां पर ध्यान मत दीजिएगा, छोटी पूछे बड़ी पूछे, बट ये यहां पर महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण भाव या भावार्थ सिर्फ और सिर्फ वाक्य में होगा, शब्द से कभी भी संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं लगाया जा सकता। राजेश क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, आपने सिर्फ राजेश कह दिया, हमें नहीं मालूम, हमने शेर कह दिया, हमने दिल्ली कह दिया, ये सिर्फ शब्द हैं, ये संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं करा रहे हैं। जब आप संपूर्ण अर्थ का बोध कराएंगे तो वो सिर्फ वाक्य के माध्यम से ही होगा। तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा, वाक्य। अब सबसे महत्वपूर्ण देखिए 7वें नंबर का पॉइंट, क्या यदि आपसे पूछे भाषा की सबसे बड़ी इकाई, जैसे अभी हमने क्या लिखा था, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये तो आसान है। बताइए भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, वाक्य। यहां पर भी आंसर सेम आएगा। तो भाषा की चाहे आपसे बड़ी इकाई पूछे या भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे, आंसर सदैव ही यहां पर क्या होने वाला है, वाक्य होने वाला है। तो वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनि, अक्षर से ये 7 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे विश्वास हो सकता है आपने जीवन में पहली बार 7 पॉइंट एक साथ देखे होंगे, और कई बार आप व्यापम, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, एसएससी जीडी के एग्जाम, पीएससी के एग्जाम उठा के देख लेगा, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। और जब ऑप्शन में वर्ण, शब्द, ध्वनि, अक्षर, इनमें से दोनों, एक और दोनों, पता नहीं क्या क्या उल्टे से पलट के देता है, वहां पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होगा, चाहे बल्ब हो जाए फ्यूज, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि शानदार तरीका मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, चले। तो ये तो सिर्फ हिंदी व्याकरण की हमने एक बेसिक से बात की है कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किन किन चीजों से मिलकर बना है। अब आज हम एक नवीन चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे लास्ट क्लास में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाओ, क्योंकि उनको लग रहा है तो पता नहीं सर को बाकी चैप्टर भी आते कि नहीं, पर्यायवाची पढ़ा के टाइम पास कर रहे हैं। अब मेरी शक्तियां देखो आप, है ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जब भी कहीं पढ़ाने आता है पर्यायवाची क्या पता नहीं क्या नहीं पढ़ा रहा है। मैं पहले दिन से आपको अलंकार पढ़ा दूं या रस पढ़ा दूं, छंद पढ़ा दूं, वो उसके लिए बेस जरूरी है। जब मकान बनता है तो सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल उसकी नींव महत्वपूर्ण होती है। जितनी महत्वपूर्ण नींव होगी उतना ही मकान का जो लाइफ ड्यूरेशन ज्यादा होगा। यदि आप हिंदी व्याकरण को पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके पास बेसिक सी चीजें तो होनी चाहिए। तो आज हम अब शुरुआत कर रहे हैं, हमारे पास जो उपसर्ग और प्रत्यय, और यहां पर भी देखिए वादा कर रहा हूं उपसर्ग प्रत्यय ऐसा पढ़ाया जाएगा, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और यदि पढ़ा होगा तो पूरी फीस आपने जो नमो एमएससी एकेडमी की दी मैं अपनी तरफ से वापस दूंगा। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अपने हर एक चैप्टर पर इतनी मेहनत की है, ऐसा कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट किसी के पास है ही नहीं। आपको क्या लगता है, आप दिन रात यूट्यूब देखते हैं, शिक्षक यूट्यूब नहीं देखता होगा? आप जितने भी हिंदी के चैप्टर पढ़ा रहे हैं या जितने भी टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक आपसे कहीं बेहतर जानता है कि किस राज्य में सबसे बेस्ट टीचर है, कौन इससे मैं ऑनलाइन सबसे बढ़िया पढ़ा रहा है। जब मैं कंप्यूटर क्लास ऑनलाइन लेता हूं तो हमें यह पहले पता रहता है कि कौन हमारे अलावा कैसे कैसे पढ़ा रहा है, हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्या दें जिससे हमारे पास बच्चे आए। तो वो चीज आपको मिलने वाली है। उपसर्ग और प्रत्यय, इंग्लिश में यहां पर कहेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। सबसे पहले, और ध्यान समझिएगा क्योंकि हर एक चैप्टर के बाद में उसके क्वेश्चंस भी यहीं पर नगद केस कराता हूं आपकी कोचिंग में, एक क्लास के अंदर ही। तो उपसर्ग या प्रत्यय में से सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करने वाले हैं प्रीफिक्स या उपसर्ग की। बचपन से बस हमें इतना ही रटा है,
उपसर्ग ऐसे शब्दांश, अच्छा यहाँ पर ही कई लोग बोल देते हैं उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। उपसर्ग पहली बात तो शब्द होता ही नहीं है, वो शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है, शब्द का एक भाग या टुकड़ा होता है, शब्द तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण हम बात करें, ये जो उपसर्ग है इसका नाम उपसर्ग क्यों रखा गया? क्योंकि अंग्रेजी में तो स्पष्ट पता चल रहा है जिसकी पोजीशन क्या कर दी जाए, फिक्स, बट कब? प्री, मतलब पहले। जैसे मेन से पहले प्री होता है, वेडिंग से पहले प्री वेडिंग शूट होता है। तो प्री क्या? नहीं मेरा नहीं हुआ, अभी मैं अकेले रहना पसंद करता हूं। तो प्री यहाँ पर प्रीफिक्स, मतलब जो पहले ही फिक्स कर दिए जाए। बट हिंदी में जब बात आती है उपसर्ग की, जिसने स्कूल टाइम में पढ़ा उसी को मालूम है कि उपसर्ग आगे लगते हैं। बट क्या बताइए, इस शब्द से ऐसा पता चल रहा है कि आगे लगता होगा। इंग्लिश में समझ में आ रही चीजें, इसलिए इंग्लिश कई लोग प्रिफर करते हैं। तो यहां पर समझिएगा, सबसे पहले उपसर्ग के शाब्दिक विच्छेद की, ये किन पदों का योग है? अभी देखिए इसकी परिभाषा ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगी। शाब्दिक विच्छेद यह दो पदों के योग से मिलकर बना है। उप योग सर्ग, उपयोग धन, उपयोग धन सर्ग। क्या बताइए, यदि हमने इसका शाब्दिक विच्छेद किया है तो क्या उपसर्ग में कोई संधि होगी? क्या कोई बताएगा उपसर्ग में संधि होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं, संधि वहीं पर होती है जब वर्णों के मिलने से उनमें विकार हो जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए, या बनने वाला एक नया शब्द बन जाए। बताइए उपसर्ग में यदि आप ध्यान से देखेंगे, आपने क्या किया? उपसर्ग में उप ये रहा और सर्ग ये रहा, इन दोनों को मिलाने से बनने वाली इकाई में किसी प्रकार का परिवर्तन बदलाव हुआ है क्या? नहीं, तो यहां पर कोई संधि नहीं होगी। अच्छा, जहां पर संधि नहीं होता वहां पर क्या होता है? जहां पर संधि नहीं होती वहां पर क्या होता है? अच्छा, समास होता है। और जहां समास नहीं होता वहां पर उपसर्ग होता है, और जहां उपसर्ग नहीं होता वहां पर प्रत्यय होता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भैया। जब किसी प्रकार के शब्दों में संधि नहीं है, मतलब वह संयोगवश जोड़े गए, उसे क्या बोलते हैं? संयोग। जहां पर संधि नहीं होती वहां पर संयोग होता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं पुस्तक धनालय, इसको तो मिला के एक शब्द बन जाएगा पुस्तकालय, तो यहां पर संधि होगी। किंतु मैं आपसे कहूं दूध धन बाला बराबर, कभी दूध वाली सुना? नहीं, वो दूध बाला ही होगा। पान धन बाला बराबर पान बाला, युग धन बोध बराबर युग बोध। यहां पर आप क्या कर रहे हैं? आप बस सीधे सीधे शब्दों को जोड़ रहे हैं और शब्द बन रहा है। कोई किसी प्रकार का परिवर्तन बदलाव हो रहा है क्या? नहीं। तो जब परिवर्तन या बदलाव नहीं होता तो हम उसे संयोग कहते हैं, और जहां पर संयोग नहीं होगा वहां पर फिर संधि का नाम आएगा। तो उपसर्ग शब्द में किसी प्रकार की संधि नहीं है, यह संयोग के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, अब बात करें सर इन दोनों पदों का मतलब क्या होगा? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा है सर्ग। देखिए सर्ग का मतलब होता है रचना, और ये पढ़ा है आपने। अरे महाकाव्य खंडकाव्य की विशेषताएं आप पढ़ते तो क्या बोलते थे? बोले महाकाव्य में कम से कम 7 या 7 से अधिक सर्ग होना चाहिए। तो सर्ग का मतलब क्या? उसके भाग से है, उसके वॉल्यूम से है, उसके कांड से है, उसके पाठ से। जैसे रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं, 7 रचना और 7 भागों वाली ये रचना है। तो सर्ग का मतलब होता है रचना। और उप यहाँ पर एक उपसर्ग है, उप अपने आप में एक उपसर्ग है। और उप उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वह या तो छोटे के सेंस में होता है, छोटा, या समीप या पास में, समीप या पास में। फिर से मैं कह रहा हूं उपसर्ग, यहां पर उप उपसर्ग का अर्थ नहीं बता रहा हूं। उप उपसर्ग का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है, मतलब जब भी आप किसी शब्द में इस उप को जोड़ेंगे तो सामान्यतः वह किस रूप में अपना अर्थ प्रकट करेगा, या तो छोटे के रूप में या तो समीप के रूप में। यह नहीं समझिएगा कि उप का मतलब ही छोटा या समीप होता है, क्योंकि किसी भी उपसर्ग का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, वो तो शब्द के प्रारंभ में लगकर ही अपने अर्थ को प्रकट करता है। अब सर उप का मतलब छोटा या समीप में कैसे? जैसे बताइएगा, ग्रह से छोटा क्या होता है? उपग्रह होता है। कप्तान से छोटा उपकप्तान होता है। अध्यक्ष से छोटा उपाध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री से छोटा उप प्रधानमंत्री, फिर उप राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें चलेंगी। तो कुल मिलाकर अर्थ हमेशा किस रूप में देगा? ये छोटे ग्रुप में। अच्छा, समीप के रूप में कैसे बताइए? गोगल्स, गोगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? चश्मा बोलते हैं। बट इसका और भी विशिष्ट नाम, आप हैरान रह जाएंगे। चश्मे को हिंदी में कहा जाता है उपनेत्र। जैसे वो मैडम ने लास्ट में
लगा के रखा जो भी सो रही थी। तो उपनेत्र में मतलब जो नेत्रों के समीप है, बुरा ना मानिए, मेरा उद्देश्य किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो उपनेत्र का मतलब होगा नेत्रों के समीप है, जो नेत्रों के समीप है वही उपनेत्र अर्थात चश्मा है। तो ये बेसिकली छोटा या समीप के अर्थ में अपना ये अर्थ देता है उपसर्ग। ठीक है, अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट उपसर्ग के बारे में, ठीक है, कि उपसर्ग का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का अपना निश्चित अर्थ नहीं होता। और यहीं से एक और पॉइंट बनेगा, यहां से यदि मैं कह रहा हूं उपसर्ग का यदि अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता तो क्या बताइए, भाषा या व्याकरण में आप उपसर्ग का प्रयोग इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अगला यहीं से भाषा में इसका प्रयोग, भाषा में ऐसा लिखें, भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। भाषा में इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब कैसे प्रूव करके भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे उदाहरण हमने यहां पर लिखा, सोहन बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट। सोहन बुद्धिमान है। बताइए अब इस सेंटेंस का मुझे यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो आप सिंपल कह देंगे, क्या जाएगा, सोहन बुद्धिमान नहीं है। सोहन बुद्धिमान नहीं है। अब बताइए, कुछ लोगों को यह लगता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे पास एक उपसर्ग है जो नहीं के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन सा है, आ। और मैं आपको फिर से भी वहां पर बार बार बता रहा था कि आ उपसर्ग का मतलब नहीं होता। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं के सेंस में किया जाता। यदि कुछ देर के लिए मैं मान लूं कि ठीक है, आ उपसर्ग का मतलब तो नहीं ही होता है, जैसे यदि हम अज्ञान कह देते हैं जिसमें ज्ञान नहीं है, अमर जो मरता नहीं है, तो आ का मतलब यदि मैं नहीं मान लूं और ये इस चीज को परिभाषित करते हुए यदि यहां पर फॉलो करूं, यदि आ का मतलब नहीं होता है तो हम आ नहीं के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आ। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, सोहन बुद्धिमान आ है। क्या बन गया, सोहन बुद्धिमान आ है। क्या होता है, ऐसा सेंटेंस होगा क्या? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उपसर्ग का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, और यदि निश्चित अर्थ नहीं होता, यह भाषा में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपने इसे इंडिपेंडेंटली लिखा है, स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। यदि इसका प्रयोग करना है तो यह किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर ही अपने अर्थ को अभिव्यक्त करेगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते थे कि सोहन अबुद्धिमान है। क्या बोल सकते थे, अबुद्धिमान। अब आपने प्रारंभ में जोड़ा है, तब जाके वह अपना अर्थ प्रकट करने लगा। तो यहां पर हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसके बारे में, ये शब्दांश है। पहली बात तो ये शब्दांश है, शब्द नहीं है। खुद ही देख लीजिएगा, अपने आप में कोई शब्द है क्या? नहीं, ये शब्द का हिस्सा है, शब्द का अंश है, क्योंकि वो नहीं के अर्थ में नहीं के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर ही अपने अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये शब्दांश होते हैं। याद रखिएगा, उपसर्ग कभी शब्द नहीं होता, ये शब्दों के टुकड़े होते हैं और हमेशा शब्द के प्रारंभ में जुड़कर ही अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब यहीं से आपकी परिभाषा निकल कर आ गई। स्टार्टिंग में लोग परिभाषा बताने लगते हैं, हमने हर एक पॉइंट को यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से एक्सप्रेस करने का प्रयास किया है। अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सर पहले तो यही बताओ, हम जो उपसर्ग पढ़ रहे हैं
हिंदी व्याकरण में इसका काम क्या है, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। यदि आप उपसर्ग पढ़ाया जा रहा है आपको, तो उपसर्ग का यूज तो होगा, उपसर्ग की कुछ यूटिलिटी होगी, उपसर्ग की कुछ उपयोगिता होगी, उपसर्ग के कुछ एप्लीकेशंस होंगे, इसका क्या यूज है। तो यहां पर भी जब पूछा जाता है किसी से, बताओ चलो ठीक है भैया तुम उपसर्ग छांटना आता है, अच्छे से क्वेश्चन कर लेते, तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट छात्र हो, बट ये जरा बता दो कि उपसर्ग का हिंदी में क्या प्रयोग है। तो वहां पर विद्यार्थी खामोश हो जाता है। फिर से कह रहा हूं, खामोश नहीं होना है, मुंह तोड़ वहां पर एक लाइन में जवाब देना है, और वो ये जवाब देना है क्या कि शब्द संरचना की कुल इकाइयां कितनी होती, मालूम किसी को? शब्द संरचना की कुल इकाइयां, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। शब्द संरचना की कुल इकाइयों का मतलब ये हुआ हमारे पास हिंदी में ऐसे कुल कितने रूप हैं, ऐसे कुल कितने तरीके हैं जिससे आप हिंदी में नए नए शब्दों का सृजन कर सकते हैं या नवीन शब्दों की संरचना कर सकते हैं। मालूम किसी को कितनी इकाइयां हैं ऐसी हमारे पास हिंदी में? नहीं, 4। ज्यादा न करें विचार, आंसर आएगा 4। 4 इकाइयां कौन कौन सी हैं जिससे आप हिंदी में नए शब्द बना सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप संधि के योग से, समास के योग से, और उपसर्ग के योग से, और चौथा कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया, और प्रत्यय योग से। मुझे मालूम है कई लोग संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लेते हैं और जब पूछो इनका क्या यूज है खामोश हो जाते हैं। जब भी 4 चैप्टर के पूछे हिंदी में इनका क्या यूज है, तो सिंपल से कह देना भैया ऐसा है कि शब्द संरचना की 4 इकाइयां हैं, हम हिंदी में 4 ही प्रकार से नए शब्द बना सकते हैं। संधि के योग से नए शब्द बनाते हैं, समास के योग से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें समासिक शब्द भी कहते हैं, और उपसर्ग के योग से और प्रत्यय के योग से। और इन 4 इकाइयों में से एक महत्वपूर्ण इकाई आज हम क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। तो याद रखिएगा, शब्द संरचना की 4 इकाइयां हैं, अर्थात शब्दों के सृजन करने के लिए, शब्दों को बनाने के लिए हम हिंदी में किसका प्रयोग करते हैं? उपसर्ग। इसलिए तो उपसर्ग पढ़ाया जाता है। हिंदी में इतना शब्दों का भंडार है, इतना बड़ा शब्दकोश है, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। अगला पॉइंट यहां पर पूछा जाता है हिंदी में, देखिए अब आप 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द आपने सुना होगा और दूसरा अविकारी। विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, और अविकारी जिसमें मतलब बदलाव, परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता। तो प्रश्न कई बार यह पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग का प्रयोग विकारी शब्दों के साथ होता है या अविकारी शब्दों के साथ। तो याद रखिएगा, उपसर्ग का प्रयोग विकारी ये भिकारी नहीं है ना, विकारी। उपसर्ग का प्रयोग विकारी शब्दों के साथ किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है वो जरा समझिएगा। यदि मैं कह रहा हूं कि उपसर्ग का प्रयोग विकारी शब्दों के साथ किया जाता, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि विकारी शब्द होते कितने हैं। तो विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो जाए। अच्छा, फिर यहां से एक प्रश्न बन जाएगा, शब्द परिवर्तन की कुल इकाइयां कितनी होती हैं? शब्द परिवर्तन की कुल इकाइयां, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको किसकी इकाइयां बताई हैं? शब्द संरचना की। मतलब हिंदी में नए शब्द को बनाने के कितने तरीके हैं? 4। और अब उस शब्द में यदि आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, कोई बदलाव करना चाह रहे हैं, कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे हिंदी में कितने इकाई हैं मालूम किसी को? शब्द परिवर्तन की कुल कितने इकाइयां होंगी? हम हिंदी के किसी भी शब्द में कितने प्रकार से परिवर्तन या बदलाव कर सकते हैं? जैसे आपके जीवन में उसके आने पर बदलाव हो जाता है, तो ठीक इसी प्रकार शब्द में परिवर्तन की कुल कितनी इकाइयां होंगी? तो यहां पर भी आंसर आएगा 4। अब 4 कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 मतलब नाम भी है। यहां पर एक क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के आधार पर। ये चैप्टर भी हमारे हिंदी के सिलेबस में है, और विद्यार्थी जब इन चैप्टर को भी पढ़ लेता है और फिर यहाँ से आपसे कुछ बताया तुमने हिंदी में लिंग वचन कारक काले पढ़ के रखे, इसका क्या यूज है? वहां पर फिर खामोश हो गए, तो वहां पर ही खामोश नहीं, फिर से कहना है अरे शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां, मैं हिंदी के किसी भी शब्द में 4 ही प्रकार से परिवर्तन या बदलाव कर सकता हूं, या तो लिंग के आधार पर, या तो वचन के आधार पर, या तो कारक के आधार पर, या तो काल के आधार पर। कैसे? हमने यहां पर एक शब्द कहा लड़का,
अब लड़का एक शब्द है अपने आप में, इसमें परिवर्तन करना है तो 4 तरीके। बताइए लड़के का लिंग या जेंडर परिवर्तन करें तो क्या बोल सकते हैं? लड़की, मतलब एक तरीका ये हो गया। फिर मैं आपसे कहता हूं लड़का दौड़ता है, इसका यदि आप वचन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के दौड़ते हैं, एक से अधिक। या फिर काल या टेंस भी परिवर्तित कर सकते हैं, लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ेगा, क्या बना दिया आपने यहां पर? इसका भविष्यकाल बना दिया। इस प्रकार जो 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, उसके आधार पर आप शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, एक ऐसे शब्द के साथ करेंगे जो अपने आप में क्या होगा? विकारी होगा, जिसमें परिवर्तन हो जाता होगा, जिसमें बदलाव हो जाता होगा। तो बात आती है सर फिर हिंदी में ऐसे कितने विकारी शब्द हैं जिसमें परिवर्तन हो जाता है? हालांकि परिवर्तित करने के तरीके कितने हैं? 4, और शब्द ऐसे कितने? वो भी 4 हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। विकारी शब्द कितने होंगे? 4। और 4 प्रकार के विकारी शब्दों को याद करने का एक बढ़िया से नॉर्मल तरीका बता देता हूं। पवन, आपको पवन सर पढ़ाते हैं? हाँ, तो ट्रिक आपकी क्या है? पवन। और पवन की स्पेलिंग जानबूझकर हमने ये ली, PAVN। पी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन। ए का मतलब एडवर्ब, V का मतलब वर्ब, और N से क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदी में विकारी शब्दों की संख्या कितनी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकारी की कैटेगरी में नहीं आता है? तो ये 4 विकारी शब्द होते हैं। हिंदी में कहेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो कि हमने अंग्रेजी में आपको ट्रिक से बता दिया। संज्ञा, सर्वनाम, इनको भी हम पढ़ेंगे, विशेषण और क्रिया। तो जब भी आप किसी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, वो शब्द क्या होगा? या तो संज्ञा होगा, या तो सर्वनाम होगा, या तो विशेषण होगा, या क्रिया। क्योंकि हम खुद कह रहे हैं उपसर्ग का प्रयोग तो विकारी शब्दों के साथ होता है, और विकारी शब्द ये 4 हैं, और इन चारों में परिवर्तन आप किस आधार पे कर सकते हैं? लिंग, वचन, कारक और काल। अरे कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था लड़का, लड़का विकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि लड़का अपने आप में क्या है? संज्ञा है। इस प्रकार सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब में परिवर्तन कर सकते हैं आप। जैसे अब उदाहरण भी आपको बता रहा हूं, यहां हमने यहां पर एक शब्द लिखा है पुत्र। बताइए पुत्र अपने आप में क्या है? एक संज्ञा शब्द है, एक संज्ञा शब्द है, और यदि संज्ञा शब्द है तो अपने आप में क्या है? विकारी। अब यदि विकारी है, यदि संज्ञा शब्द है, तो मैं इसके साथ उपसर्ग जोड़ देता हूं, कौन सा? सु। तो शब्द क्या बन गया? सुपुत्र। तो देखो सु उपसर्ग का प्रयोग आपने किसके साथ किया है? संज्ञा शब्द के साथ, अर्थात विकारी शब्दों के साथ किया है। तो जो पुत्र अच्छा होता है वो सुपुत्र होता है। और यहीं पर इसका नेगेटिव सेंस वाला भी हमारे पास उपसर्ग होता है, कु। यहां पर यदि इसमें आप कु जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कुपुत्र, मतलब जो पुत्र अच्छा नहीं है, ठीक है, वो कुपुत्र होगा। तो यहां से आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट कितने हो गए? 5, 6वें नंबर। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, उपसर्ग की कुल कितनी विशेषताएं होती हैं? उपसर्ग की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीफिक्स, उपसर्ग की विशेषताएं कौन बताएगा? कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उपसर्ग की कुल कितनी विशेषताएं होती हैं? उपसर्ग की कुल कितनी विशेषताएं होती हैं? अब कितनी विशेषताओं का यहां पर कहने से मेरा अर्थ यह है कि जब भी आप किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ेंगे तो वह शब्द कितने प्रकार से परिवर्तित होगा। मतलब उपसर्ग यदि उस शब्द के साथ जुड़ रहा है तो उस शब्द पर उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो कितने प्रकार से पड़ेगा। तो याद रखिएगा उपसर्ग की 3 ही विशेषताएं होती। कैसे याद रखें बताइएगा? यदि आपसे पूछो उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती है, ऑप्शन दे 2, 3, 4, 5, कैसे याद रखेंगे? बताइए उपसर्ग किससे प्रारंभ हो रहा है? ऊ से, और ऊ में किसकी आकृति है? 3 की, मतलब 3 विशेषताएं होती है। ऐसे याद कर लेंगे सर। उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होंगी? 3 विशेषताएं होंगी। पहली विशेषता कौन सी होगी? ये शब्द के अर्थ को बदल देता है। यह शब्द के अर्थ को बदल देता है।
और शब्द के अर्थ को बदल देता है, मतलब उसका उल्टा या विपरीत कर देता है। पहली विशेषता है, जब भी आप किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो पहली विशेषता यह कह रही कि उस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारे पास एक शब्द है गमन। बताइए गमन शब्द का मतलब क्या होगा, जाना। और यदि मैं इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ूं कि अर्थ अपोजिट हो जाए, तो आप कहेंगे सर आ जोड़ दीजिए, इतने क्यों इतरा रहे हो, क्या जोड़ देंगे, आ। तो क्या बन जाएगा, आगमन। जिससे घर में बहू का आगमन हो रहा है ना, वर वधू का आगमन, ठीक है। और देखो यहां हमने यहां पर लिखा है क्रय। क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना। कौन सा उपसर्ग जोड़ों की अर्थ अपोजिट हो जाए, तो आप कहेंगे सर इतने इतरा क्यों है, बी जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा, विक्रय। विक्रय मीन्स क्या होगा, बेचना, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास एक शब्द होता है क्रेता। क्रेता मतलब क्या होता है, खरीदने वाला। बी उपसर्ग जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, विक्रेता, मतलब यहां पर सेलर, बेचने वाला। और यहां पर देखो हमने यहां पर एक शब्द लिख दिया उत्तीर्ण। बताइए उत्तीर्ण में हम कौन सा उपसर्ग जोड़े कि इसका अपोजिट हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अनु उपसर्ग जोड़ो तो क्या हो जाएगा, ये अनुत्तीर्ण हो जाएगा। और शब्द देखें, इसी प्रकार हमारे पास एक शब्द यहां पर देश है, एक शब्द हमारे पास योग है। इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़े कि अर्थ अपोजिट हो जाए, तो यहां पर क्या जोड़ेंगे, बी उपसर्ग जोड़ देंगे विदेश, और यहां पर भी बी उपसर्ग जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वियोग। विदेश, अन्य देश में वियोग। इसी प्रकार एक शब्द है हमारे पास आशा। इसमें यदि निर उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निराशा। तो कुल मिला के इतने सारे हमने आपको उदाहरण बता दिए, और इससे हम यही प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि उपसर्ग की पहली विशेषता तो यही होगी, जब भी किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ा जाएगा यह उस शब्द के मूल अर्थ को ही बदल देता है या उसका क्या कर देता है, विपरीत कर देता है। ये इसकी पहली विशेषता है। अन्य तीन विशेषताएं होती हैं। दूसरी विशेषताएं देखें, ये नवीन शब्द, यह नवीन शब्द की संरचना करता है या नवीन शब्द का निर्माण करता है, नवीन शब्द की संरचना करता है। अब नवीन शब्द की संरचना करने का मतलब, अभी मैंने इसकी परिभाषा आपको लिखाई थी कि उपसर्ग पहली बात तो शब्द नहीं है, शब्दांश है, और ऐसे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में एक नवीन विशेषता लाते हैं। तो यहां पर देखिए नवीन शब्द की संरचना कैसी होगी, उपसर्ग से आप नए शब्द कैसे बना सकते हैं वो देखिएगा। मेरे पास यहां पर एक शब्द है हार। अब बताइए हार के यहां पर कितने अर्थ हो सकते हैं, दो। या तो हार का मतलब पराजय से लूंगा, या फिर हार मतलब गले का हार, ये अर्थ होंगे। तो हार का मतलब यहाँ पर गले की माला हो सकता है, या फिर यहाँ पर बेसिकली पराजय हो सकता है। अब जैसे मैं इस हार शब्द में अलग अलग उपसर्ग यदि जोड़ूंगा तो देखना नवीन शब्दों की संरचना कैसे होती जाएगी। यहाँ पर हमने यहाँ पर जोड़ दिया प्र उपसर्ग, तो क्या बन जाएगा, ये प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होता है, हमला करना। यहां पर एक उपसर्ग जोड़ देंगे हम आ, तो क्या बन जाएगा, आहार। आहार का मतलब यहां पर क्या होता है, भोजन। इसी प्रकार हम इसमें एक उपसर्ग जोड़ देंगे बी, बी से क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार का मतलब क्या होता है, भ्रमण करना या घूमना, भ्रमण करना या घूमना। हम इसमें एक उपसर्ग जोड़ देंगे सम, तो सम धन हार बराबर क्या बन जाएगा, संघार। संघार का मतलब क्या होता है, यहां पर विनाश कर देना। तो प्रहार है, आहार है, बिहार है, संहार है। इसी प्रकार एक उपसर्ग हमने इसमें जोड़ दिया उप, तो क्या बन जाएगा, उपहार बन जाएगा, मतलब तोहफा। देखिएगा शब्द एक है, अर्थ अनेक है, रिश्ता वही, सोच नहीं। छलिया के वेश में आया है श्याम, बेंगल बेचने आया है, चूड़ी बेचने आया है। तो यहां पर आप देखेंगे हार शब्द था,
जैसे हमने इसमें अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग कर दिया, हमारे पास अलग अलग अर्थ आ गए। प्रहार मतलब हमला करना, आहार मतलब मील से भोजन, विहार मतलब भ्रमण करना, जैसे बोलते हैं ना वन विहार हमारे यहाँ पर भोपाल में, संहार मतलब विनाश करना, और उपहार का मतलब तोहफा। तो ये नवीन शब्द की संरचना करता है। एक तरीके हमने समझ लिया, और एक और तरीका और देख, और कुछ हम शब्द आपको बताते हैं। हमारे पास एक शब्द है यहां पर धान, हमारे पास शब्द है धान। अब धान का मतलब यहां पर किससे लिया जाएगा? बेसिकली अनाज से, चावल से। अब इस धान शब्द में मैं कुछ उपसर्ग जोड़ूं तो देखिए कुछ अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। जैसे सबसे पहले यहां पर मैंने एक उपसर्ग जोड़ दिया प्र, तो क्या बन गया? प्रधान। प्रधान का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। प्रधान का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम हो। इसी प्रकार हम आवाज क्यों कर रहे हैं भाई पीछे? उधर क्या, उधर क्या हो रहा है पीछे? और आप मोबाइल चला रहे बहुत देर से। मैं इसलिए आपको बार बार नहीं बोल रहा हूं कि क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। इसका मतलब ये मत समझो कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, कि मुझे दिख नहीं रहा है कि कौन क्लास में सो रहा है, कौन क्या कर रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा हो, अच्छी नहीं लग रही क्लास, तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत देर से जब से पढ़ा रहा हूँ, और इसलिए बोला क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है? नहीं आ तो बाहर जाके चला रहा हूँ ना मोबाइल। कम से कम बेचारे जो दूसरे बच्चे, उनके चेहरों से लग रहा है काफी नई चीज सीखना चाह रहे हैं, तो उनको तो पढ़ने दो कम से कम। एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, आप सब जानते हैं। नहीं आना है क्लास में मत आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मत आना अगली बार से मेरी क्लास में, ठीक है? मत आना। तो प्र से यहां पर प्रधान हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें मैं बी उपसर्ग जोड़ूंगा तो हम बोलते हैं क्या बड़ा विधान का काम है क्या? क्या हो जाएगा? विधान मतलब काम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? विधान। इसी प्रकार और उपसर्ग जोड़ दें हम यहां पर, इसमें एक उपसर्ग जोड़ रहे हैं अभी, अभी, तो यहां पर होगा अभिधान। अब वो कहेंगे सर अभिधान का मतलब तो हमें नहीं मालूम। अभिधान का मतलब होता है नाम, अभिधान का मतलब होता है नाम। इसी प्रकार इसमें और उपसर्ग में जोड़ दूं अपि, तो ये हो जाएगा अपिधान। अब आप कहेंगे सर यहां पर अपिधान का मतलब क्या होता है? अपिधान को मतलब होता है यहां पर ढक्कन, ठीक है? इसी प्रकार और इसमें उपसर्ग जोड़ दें हम, यहां पर एक उपसर्ग जोड़ देते हैं यहां पर उप, तो क्या बन जाएगा? उपधान। उपधान का मतलब होता है तकिया। अब देखो इनके अर्थ में आपसे पूछूंगा तो नहीं बनेगा, और आप कहोगे तो हम तो हिंदी मीडियम को, हमको हिंदी तो आती है। मैंने पहले भी कहा है, मेरी क्लास में आओगे ना सब धरा धरा रह जाएगा। तो उपधान का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तकिया। इसी प्रकार इसमें एक उपसर्ग हम जोड़ दें अब, तो क्या बन जाएगा? अवधान। अवधान का मतलब होता है ध्यान या अटेंशन। अरे भाई इस अवधान में आप स उपसर्ग जोड़ देते हैं, ध्यान से पढ़ो सब सुन में आएगा। यूपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था, स धन अवधान, स धन अवधान। अवधान का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? ध्यान। और स उपसर्ग का प्रयोग किस सेंस में करते हैं? साथ के अर्थ में। जो ध्यान के साथ है वही तो सावधान है। ये संधि में दीर्घ स्वर संधि यूपी पुलिस में पूछा गया, इसलिए बोल रहा हूं गया जमाना कि आपसे पूछेगा विद्यालय का संधि विच्छेद बता, फर्जी चीजें नहीं आती है। सावधान का संधि विच्छेद होगा स धन अवधान, जो ध्यान के साथ है वही सावधान होगा। ये तो कुछ नहीं, अभी आपने अवधान में स उपसर्ग जोड़ा, इसी में आप बी उपसर्ग तो जोड़ के देखो जरा, बी धन अवधान। कौन बताएगा क्या शब्द बनेगा? व्यवधान। और आधा बन रहा है यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि, यहां पर क्या शब्द बन जाएगा? व्यवधान। और अर्थ मैंने आपको बताया है, जब भी आप बी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं ये अर्थ कैसा देता है? अलग के सेंस में। जैसे देश से विदेश से, योग से वियोग, तो जो ध्यान से अलग है वही तो क्या पैदा कर रहा है? व्यवधान। तो कहने का मतलब ये हमने देखा कि हार में आपने अलग अलग उपसर्ग जोड़े तो नवीन शब्दों की संरचना होगी। ठीक इसी प्रकार धान शब्द में हमने अलग अलग कई सारे उपसर्गों का प्रयोग किया है, तो हमारे पास अलग अलग यहाँ पर शब्द आ गए। तो कुल मिलाकर दूसरी विशेषता ये होगी कि जब भी आप किसी शब्द में यदि उपसर्ग जोड़ते हैं तो वह एक नवीन शब्द की संरचना कर देता है। अंतिम विशेषता बता रहा हूं, दिन हम क्लास ओवर करेंगे। अंतिम और जो तीसरी विशेषता जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? ये शब्द में एक नवीन, ये शब्द में एक नवीन विशेषता उत्पन्न करते हैं। अब नवीन विशेषता का क्या मतलब वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे हमने यहां पर एक शब्द लिखा सुंदर। आप बताइए कोई व्यक्ति पहले से सुंदर है और भी ज्यादा बताना है कि आप तो और भी ज्यादा अच्छी लगती हो,
तो यहां पर मैं एक उपसर्ग जोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा? अति। अति धन सुंदर बराबर क्या हो जाएगा? अति सुंदर। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो एक पंडित जी ने गाना बना दिया, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, अति सुंदर। इसी प्रकार आगे और शब्द देखिएगा, हमारे पास एक शब्द है शुद्ध। यहां पर हम यहां पर एक उपसर्ग जोड़ दें, वि उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा? विशुद्ध। मतलब जो विशेष प्रकार से और भी ज्यादा प्योरिटी, और भी ज्यादा नवीन विशेषता लाने का काम करें, जिसमें और भी ज्यादा प्योरिटी होगी, जो शुद्ध होगा उसे विशुद्ध कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि किसी के पास ज्ञान तो है बट विशेष प्रकार का ज्ञान है, और प्रकृति के विशेष प्रकार के ज्ञान को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, वो क्या है? विज्ञान है। ठीक इसी प्रकार और देखो, यहां पर हमारे पास एक शब्द है बल। अब बल, किसी के पास बल है, ताकत है, इसमें प्र उपसर्ग जोड़ दो तो और भी ज्यादा एक नवीन विशेषता या ताकत बता रहे हैं, शब्द क्या बन जाएगा? प्रबल। तो याद रखो, इसके अलावा दुनिया में कोई काम नहीं करेगा उपसर्ग। पूरे ब्रह्मांड दुनिया में जब भी किसी शब्द में आप उपसर्ग जोड़ेंगे, तीन ही काम करेगा, या तो शब्द के अर्थ को उल्टा कर देगा, या तो एक नया शब्द बना देगा, या शब्द में एक नवीन विशेषता ला देगा। इसलिए कहा जाता है, प्रूफ के साथ बता दिया, उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती हैं? 3 विशेषताएं होती हैं। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। कुछ पंक्ति आपको सुना देता हूं कि जाने कैसी नजर थी उसकी, जाने कैसी नजर थी उसकी, जब से उसकी नजर ने इस नजर को जिस नजर से था देखा, तब से इस नजर ने किसी और नजर को उस नजर से एक नजर तक नहीं देखा। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। इसको बंद कर दो, कैमरे को बोल देना सर।